students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. So we have discussed already about the development of Rutherford's atomic model. Now Rutherford's model do have a drawback, but अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे. तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, रदरफोर्ड थॉमसन के बाद रदरफोर्ड के मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया गया एंड फॉर नंबर ऑफ इयर्स हम लोग उसी चीज को फॉलो करते रहे जो रदरफोर्ड ने हमें दिया था. मतलब इलेक्ट्रॉन्स लाइक प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम. मैक्सिमम स्पेस ऑफ एटम इट इज एम्प्टी, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन. ओके, नाउ प्रॉब्लम कहां से आई? जब लाइट के या वेव के ड्यूल कैरेक्टर के बारे में बात करनी शुरू की. दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट जो हम तक सनलाइट पहुंचती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो उसका जो नेचर है इट इज हैविंग ड्यूल नेचर, डबल तरह का नेचर है. ठीक है, इट इज हैविंग ड्यूल नेचर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूल नेचर? मीन्स इट possesses particle and wave type behavior. हम नॉर्मली किसी भी रेडिएशन को वेव ही मानते हैं. आप लोग 10th में पढ़कर आते हो वेव. अगर आप किसी रिबन को एक साइड बांध दें, ठीक है, और दूसरे सिरे को ऐसे हिलाते हैं तो वेव्स उठती हैं, राइट. आप अगर पानी, आपके पास स्टैंडिंग वाटर है, आप उसमें एक स्टोन डाल देते हो तो उसके रिपल्स ऐसे बाहर को वेव्स जानी शुरू कर देती हैं. तो वेव्स आपने देखी होती हैं, हर जगह देखी होती है. तो अब यहाँ पे लाइट का बिहेवियर कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो इट वाज लाइक रेज, इट वाज लाइक रेडिएशंस, लाइक वेव. और कुछ एक ने स्टडी किया, कुछ फिनोमिनाज ऐसे थे जिनमें ये लगता था कि ये वेव नहीं कर सकती, यहाँ पार्टिकल होना चाहिए. इट कैन बी शोन बाय पार्टिकल्स ओनली. तो वेव कैरेक्टर के ऊपर न्यूटन ने काम किया है बहुत ज्यादा. ही हैज वर्कड अ लॉट ऑन वेव नेचर ऑफ रेडिएशन, लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. आफ्टर दैट आप लोग पढ़ते हो हाइजेंस प्रिंसिपल्स वेव मैकेनिक्स के अंदर. वेव्स के चैप्टर के अंदर आप हाइजेन को पढ़ते हो. आफ्टर हाइजेन 1870 के अंदर मैक्सवेल, एंड इट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द मैकेनिक्स, वेव मैकेनिक्स. तो उसके अंदर उन्होंने स्टडी किया और एक बहुत अच्छी थ्योरी दी. ठीक है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, और आप हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे इसके बारे में. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अल्टीमेटली पार्टिकल एंड वेव बोथ टाइप ऑफ कैरेक्टर्स इसके हैं, उसके लिए इसको असाइन कर दिया गया. अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टर है ड्यूल नेचर, और उसके बाद लेटर ऑन जो एटम्स के एटॉमिक स्पेक्ट्रास बनाए गए, they were not in coordination with Rutherford's model. That's why अब ये हम थोड़ा स्टडी करेंगे, फिर रदरफोर्ड के मॉडल की फेलियर्स बताकर हम बोहर मॉडल के ऊपर शिफ्ट करेंगे. तो बोहर मॉडल एकदम से डायरेक्ट नहीं आ गया कि रदरफोर्ड के बाद बोहर का मॉडल आ गया. रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया, अब जो लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो प्रॉपर्टीज हैं, क्या वो एटम का स्ट्रक्चर उसको सपोर्ट करता है? लेट्स फाइंड आउट. तो सबसे पहले अगर हम न्यूटन की डेफिनेशन देखें तो न्यूटन इज सेइंग दैट लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स. इसने इनको एज अ पार्टिकल कहा, नोन एज कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट, कॉर्पस्कल्स ऑफ लाइट. और इस डेफिनेशन के हिसाब से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आप 10th में करके आते हो इसको, रिफ्लेक्ट करना और रिफ्रैक्ट करना. ठीक, ये दोनों प्रोसेसेस तो आप बता सकते हैं, कैन बी एक्सप्लेन. लेकिन डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, आपको तो पता है वेव्स की डाइफ्रैक्शन होती है और वेव्स इंटरफेयर भी करती हैं. इंटरफेयर करने का मतलब जैसे ये एक वेव है, ठीक है, एक और वेव आती है, तो वो वेव हम ऐसे भी बना सकते हैं और वो वेव बिल्कुल इसके ऊपर भी आ सकती है. तो वेव्स कैन बी एडेड, वेव्स कैन बी सबट्रैक्टेड. मैं इसके बारे में बाद में बात करती हूं. तो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस न्यूटन नहीं एक्सप्लेन कर पाया, तो हाइजन ने न्यूटन की थ्योरी को रिप्लेस किया और डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर दिया.
लेकिन 1870 के अंदर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, उसने प्रॉपर डेफिनेशन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, दैट लाइट, एक्स रेज, गामा रेज, हीट। आपको पता है एक्स रेज, गामा रेज के अंदर भी क्या है, पार्टिकल्स थे ना, उनके ऊपर चार्ज 1 यूनिट था, चार्ज नहीं था, मास उसका 1 यूनिट था, तो नेग्लिजिबल मास, दैट इज गामा रेज। हीट इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेडिएशन एक्सेट्रा, एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी एमिट होती रहती। ये नहीं है कि एनर्जी एमिट की फिर रुक गई, एनर्जी एमिट की फिर रुक गई, इट इज एमिटेड कॉन्टिन्यूअसली, ऐसे लगातार, ये रास्ते में कहीं नहीं टूटेगा। देन in the form of radiations or waves known as radiant energy. Okay, the waves are associated with electric and magnetic field known as electromagnetic waves. तो यहां तक हर कोई इसी चीज से स्टिक कर रहा है। जेम्स ने भी वेव मैकेनिक्स के ऊपर काम किया, मैक्सवेल ने, हाइजन ने भी वेव मैकेनिक्स के ऊपर काम किया, न्यूटन ने भी। तो ये तीनों ही सपोर्ट कर रहे हैं लाइट के वेव कैरेक्टर को। पार्टिकल कैरेक्टर कहां से आएगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अब अगर बात हम करें व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो एज द नेम इंडिकेट्स द रेडिएशंस व्हिच आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये आपने मैक्सवेल की डेफिनेशन में देख लिया, ठीक है। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई सनलाइट। कभी ऐसा होता है कि आप लोग धूप में बैठे हो और 1 सेकंड के लिए सूरज बंद हो गया, जैसे हमारा बल्ब बंद हो जाता है, ट्यूब बंद हो जाती है, डज इट हैपन? नेवर, इट इज कंटिन्यूअसली ग्लोइंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट दे कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस। अगर इनकी ये प्रॉपर्टी ना होती तो सनलाइट कभी अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। और इसको अगर आप मैटर वेव्स के साथ शेयर करें, उसके साथ उसको कंपेयर करें, तो मैटर वेव्स, उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। मान लो किसी कमरे में वैक्यूम है और आपके हाथ से कोई चम्मच गिर जाता है, प्लेट गिर जाती है, आपको उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। साउंड वेव्स, दीज आर मैटर वेव्स, ठीक है। तो मैटर वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, दे कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, दे ट्रेवल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड के साथ ये ट्रेवल करती हैं, 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो मैटर वेव्स हैं उनकी स्पीड इससे लेस होती है। यही रीजन है जब बारिश होती है तो आपको लाइट पहले दिखाई देती है, थंडरिंग पहले दिखाई देती है और आवाज बाद में सुनाई देती है, क्योंकि साउंड वेव्स की जो ट्रेवलिंग की स्पीड है दैट इज लेस एज कंपेयर टू लाइट। तो ये डिफरेंसेस भी मैं आप लोगों को सेंड करूंगी, जस्ट आप लोगों को एक आइडिया बिल्डअप कर रही हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। अब हम अगर वेव के बारे में बात करें कि व्हाट इज वेव कैरेक्टर, तो अगर इसके अंदर आप देखें कुछ एक डेफिनेशंस हैं, जैसे सबसे पहले है वेवलेंथ। चलिए पहले मैं वेव बताती हूं है क्या। तो ये रही वेव, ये इसकी मेन पोजीशन है, ठीक है। ऊपर वाली पोजीशंस को हम नॉर्मली पॉजिटिव लेते हैं, दैट इट इज पॉजिटिव, और जो डाउन चलेगी दैट इज नेगेटिव। पॉजिटिव, मेन पोजीशन से नीचे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये जो हाइट है, हाइट को हम बोलते हैं क्रेस्ट और डेप्थ को हम बोलते हैं ट्रफ, ठीक है। ये जो क्रेस्ट की हाइट है और ट्रफ की डेप्थ, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ये भी एम्पलीट्यूड है और इसको भी हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। क्लियर? अब ये भी क्रेस्ट और ये ट्रफ।
अब देखें, यहां से क्रेस्ट स्टार्ट हुई और यहां तक चली गई. द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट्स और टू एडजेसेंट ट्रफ्स, इट इज नोन एज वेवलेंथ. ये भी वेवलेंथ, ये भी वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा. क्लियर? या तो आप दो एडजेसेंट क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस ले लें. देखो यहां से स्टार्ट हुआ मीन पोजीशन, पीछे गया, पूरा सर्कल काटा, फिर मीन पोजीशन पे वापस, एक सर्कल कंप्लीट कर लिया. दिस इज कॉल्ड वेव लेंथ, राइट. अब एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ. तो अगर मैं थोड़ी थोड़ी आपको इसका बताऊं, एम्पलीट्यूड, इट इज height of crest or depth of trough. Okay. Then wave length. It is the distance between two adjacent crests or troughs. Okay. Then what is frequency? ये एक वेव है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में से एक सेकेंड के अंदर, ठीक, एक पर्टिकुलर पॉइंट में से एक सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स निकल जाएंगी, दैट विल बिकम फ्रीक्वेंसी. तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू a point in 1 second, it is known as frequency. और frequency को हम लिखते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं म्यू. वेवलेंथ को हमने नोट किया लैम्डा के साथ, ठीक है. और आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है? इट इज लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव. एक वेव लीनियर डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, राइट. अब देखें वेव नंबर. वेव नंबर इसको हम लिखते हैं म्यू बार एंड इट इज इक्वल टू 1 अपॉन वेवलेंथ. वेवलेंथ को आप रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट विल बिकम वेव नंबर. एंड वेव नंबर इज, it is the number of wavelengths which can be accommodated in 1 centimeter length. 1 सेंटीमीटर लेंथ के अंदर हम कितनी वेव्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, that becomes the number. it is the number. तो ये कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो इसके वेव कैरेक्टर के साथ रिलेटेड हैं. दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस, दैट इज वेवलेंथ. हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ वेव, ट्रफ की डेप्थ, इट बिकम्स एम्पलीट्यूड. दो क्रेस्ट के बीच वेवलेंथ, दो ट्रफ्स के बीच वेवलेंथ. एक पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में से एक सेकंड में कितनी वेव्स क्रॉस कर सकती हैं, दैट बिकम्स फ्रीक्वेंसी. अब कुछ एक जैसे हम न्यूमेरिकल्स करते हैं ना इसके, तो एक फॉर्मूला हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. ठीक है, C इज वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, म्यू इज फ्रीक्वेंसी, लैम्डा इज वेवलेंथ. और म्यू किसके बराबर होगा, C अपॉन लैम्डा. लैम्डा किसके बराबर होगा, C अपॉन म्यू. और म्यू बार किसके बराबर है, 1 अपॉन लैम्डा. तो अगर इसको और रिलेशन देना हो 1 अपॉन लैम्डा, तो ये हो जाएगा म्यू अपॉन C. तो एक ही फॉर्मूला जो है इसको आप घुमा फिराकर बहुत ही तरह से लिख सकते हैं. क्लियर? मतलब एक फॉर्मूला आप ले लो, C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा. तो C इज वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा. इसको घुमा लिया, म्यू किसके बराबर होगा, C अपॉन लैम्डा. लैम्डा किसके बराबर होगा, C अपॉन म्यू. और आपको पता है म्यू बार किसके बराबर है, इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे V लिखा और एक उसकी बाजू लंबी कर दी. तो म्यू बार वेव नंबर, इट इज 1 अपॉन लैम्डा. तो
1 अपॉन लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या थी, c अपॉन म्यू, तो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू अपॉन c। तो इसके ना छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आपको इसकी वेव की स्पीड दी होगी, फ्रीक्वेंसी दी होगी, और ये स्पीड तो हमेशा कितनी होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो उसकी वैल्यू को पुट करके छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर प्रेजेंट हैं, डिफरेंट टाइप, हम सनलाइट की ही बात करेंगे। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। हर तरह की रेडिएशन उसके अंदर रहती है, तो उसकी जो कलेक्शन है, उसका जो अरेंजमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, व्हाट इज दैट, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेटेड हैं। तो अगर हम वेवलेंथ में बात करेंगे तो ये इंक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब इसमें ऑर्डर है क्या, सबसे पहले है देखिए आप कॉस्मिक रेज, उसके बाद गामा रेज, उसके बाद एक्स रेज, देन अल्ट्रावायलेट, देन विजिबल रेज, देन इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव्स। आफ्टर माइक्रोवेव्स देयर आर रेडियो वेव्स। ठीक है, तो इधर को जाते हुए वेवलेंथ बढ़ रही है, सॉरी, और फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज कर रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस्मिक रेज, वेरी वेरी डेंजरस रेज, सनलाइट के अंदर जो रेडिएशंस ओजोन लेयर के ऊपर रह जाती हैं, कहां तक है, यहां तक। ये वाला पोर्शन ओजोन लेयर अपने पास ही रोक लेती है, अदरवाइज कॉस्मिक रेज अगर अर्थ पे पहुंच जाती हैं तो ये जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, आइदर ह्यूमन बीइंग्स, अदर एनिमल्स एंड वेजिटेशन, सबके लिए बहुत हानिकारक है, जला देती हैं इमीडिएटली, मतलब इतने ज्यादा इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। देन एक्स रेज, गामा रेज, एक्स रेज, तो इसका अरेंजमेंट है इस तरीके से। तो ऊपर देखिए 10⁻⁻16, जीरो के नजदीक जा रहे हैं हम, -14 बड़ी वैल्यू आ गई, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां तक हमारे पास अलग अलग रीजन में अलग अलग रेडिएशंस आ गई, क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग है। फ्रीक्वेंसी देखिए घट रही है। अब इसमें 10⁻⁻8 और 6, इसके बीच में क्या आएगा, 10⁻⁻7, एंड इस रीजन में आती है विजिबल रेडिएशंस, सनलाइट का वो पोर्शन जो हमें दिखाई देता है, जिसकी प्रेजेंस में हम चीजों को देख पाते हैं। और इस विजिबल लाइट को जब हम, लाइट की डिफ्रैक्शन होती है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट होती है, तो आपको पता है ये बनता है विवग्योर, 7 कलर्स ऑफ लाइट, वो इसमें प्रेजेंट है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस में नहीं दिखेंगे, इंफ्रारेड के अंदर नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशंस, या आपके घर में कुछ एक इक्विपमेंट ऐसे हैं उसमें आप बहुत ज्यादा यूज करते हो, तो मुझे लिख के भेजना कि वो कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस यूज होती है। तो अब आप देखिए, जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट से ये व्हाइट लाइट को हमने डिस्पर्स किया, तो वेवलेंथ कहां से कहां तक अरेंज करती है, व्हाइट कलर से लेके रेड कलर तक, 3.8 इंटू 10⁻⁻7, और रेड कलर की वेवलेंथ आती है 7.6 इंटू 10⁻⁻7। तो आप देखिए वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम है कि ज्यादा है, और रेड कलर की वेवलेंथ कम है कि ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी इसकी 7.89 10⁻14 और इसकी 3.85 10⁻14। फ्रीक्वेंसी क्या कर रही है, डिक्रीज, वेवलेंथ क्या कर रही है, इंक्रीज। तो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर। ठीक है, वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये जो व्हाइट लाइट है वो यहां पे आ गई, उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। अच्छा, अब आपको इसको अगर याद करना हो, दिस इज चेतन ग्रोवर्स एक्स-रे इज यूनिवर्सली विजिबल इन माइक्रोवेव region.
एक लाइन बन गई, चेतन ग्रोवर्स एक्सरे इज यूनिवर्सली विजिबल इन माइक्रोवेव रीजन। तो चेतन कॉस्मिक रेज, ग्रोवर्स गामा रेज, एक्सरेज ही रहा, आई से बन गया हमारे पास इज यूनिवर्सली अल्ट्रावायलेट, विजिबल इन इंफ्रारेड, माइक्रोवेव रीजन से बन गया रेडियो वेव्स। अब आगे जाते जाते ऐसा नहीं है, ये रेडियो वेव कौन सी है, ये वो है जिसमें आप चलाते हो, एफएम चलाते हो, एएम चलाते हो, रेडियो सुनते हैं ना आप लोग, वो इस रीजन में आती हैं। और इसके आगे जितना हम शिफ्ट कर जाएंगे इसके अंदर आ जाएंगी लॉन्ग रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो इस तरीके से ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर ये सारी की सारी रेडिएशंस विच आर प्रेजेंट इन लाइट ऑफ सनलाइट। अब जो पोर्शन हमारे तक पहुंचता है वो यहां से स्टार्ट होता है, सिर्फ ये है जो हमें दिखाई देता है। ठीक, इन वेव्स को हम यूज करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए, इंफ्रारेड रेडिएशंस को यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स को यूज करते हैं, रेडियो वेव्स को यूज करते हैं सिग्नल सेंडिंग के लिए, रेडियो चलाते हैं हम अदर और चीजों के लिए। तो ये है अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो इसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रा ने किस तरीके से रदरफोर्ड के मॉडल को आगे एक्सेप्ट नहीं होने दिया, उसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।